Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. Welcome to EST classes, Education for All. I'm Nusrat Mir, and today I'm going to deliver a lecture on Czech Dynasty, which will be the 13th lecture of our JK history, right? तो ये वाला लेक्चर जो है आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर JK SSB एग्ज़ाम्स एंड JKPS एंड ऑल अदर एग्ज़ाम्स। जो VLW के पोस्ट आए उसमें भी आप लोगों ने देखा कि JK हिस्ट्री जो है दैट्स ऑल्सो मैंशनड देयर। सो दिस वेरी सीरीज इज़ गोना टू बी द वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज एग्ज़ाम्स, राइट। तो आई होप कि आज आप जो है अच्छे से लेक्चर्स सुनना शुरू कर दोगे, और जो अभी तक नहीं गो थ्रू हुए हैं उन लेक्चर से तो प्लीज़ पहले उन लेक्चर्स को अच्छे से सुने और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबों की हेल्प हो जाए, ठीक है। एंड आवर फैकल्टी इज़ गोइंग टू डिलीवर द फ्री कोर्स ऑफ लेक्चर्स ऑन VLW सिलेबस, राइट। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फ्री जो कोचिंग स्टार्ट हो रही है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ आप वो इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोग जो है, जो बेचारे पेड कोर्स इतना पे करते करते थक जाते हैं, बट आई होप कि दे विल फाइंड द बेस्ट कंटेंट है। तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबों की हेल्प हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट्स अबाउट चेक डायनेस्टी। तो अब हम जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक जो है जितने भी डायनेस्टी जो है, लास्ट डायनेस्टी इससे पहले क्या रही थी, शामी डायनेस्टी, राइट। वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में फिनिश किया है। तो शामिरी डायनेस्टी में हमने लास्ट पे देखा, जो उसके लास्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं दैट्स हबीब शाह, राइट। और उसी को जो है, उसी के रेन में जो एम्परर अकबर, मुग़ल एम्परर जो अकबर थे, उन्होंने जो है कश्मीर को इन्वेड करने के लिए अपनी जब आर्मी भेजी, जिनका जो है चीफ कमांडर जो थे वो कौन थे, कारा बहादुर, राइट। और उनको हराया किसने था, जो कि यहाँ से हबीब शाह थे, उनका जो कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे, गाजी चक। उन्होंने उनको हराया कहाँ पर, रजौरी में, राइट। तो वहाँ पर जब उन्होंने उनको हराया, किन को हराया, मुग़ल आर्मी को, जो जो किसके जिनको को लेड कर रही थी, कारा बहादुर। तो उसके बाद जो है गाजी चक को लगा कि ही बिकेम वेरी पावरफुल, वो बहुत नॉमिनेट हो गए, तो उस वजह से उन्होंने उसके बाद जो है डिथ्रोन कर दिया किसको, हबीब शाह को, और अपनी डायनेस्टी स्टार्ट की, दैट्स नोन एज चेक डायनेस्टी, ठीक है। इतना मैंने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया, बट थोड़ा सा याद दिलाने के लिए आई थॉट कि फर्स्टली आई शुड रिवाइज दैट वेरी पॉइंट कि कहाँ से चेक डायनेस्टी जो है स्टार्ट हुई है। तो अब जो है हम चेक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कंसिडर किया जाता है, रूल उन्होंने किया 1555 टू 1586 AD, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 55 टू 86 AD के अराउंड उन्होंने रूल किया। कि उन्होंने रूल किया, चेक डायनेस्टी ने। चेक डायनेस्टी को किसने स्टार्ट किया था, जो गाजी चक थे, राइट। तो चले अब हम आज इनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो चेक डायनेस्टी जो है, इनको जो फाउंड किया है, मतलब दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक, जिनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, गाजी चक, ठीक है। इनका असल में नाम क्या था, नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक, राइट। तो उन्होंने जो है रूल कहाँ से कहाँ तक किया, 1555 टू 1561 AD, राइट। इन्होंने यहाँ से यहाँ तक रूल किया। अब पता है, जैसे मैंने इससे पहले बोला कि जब सुहादेवा का रूल चल रहा था, तब फॉरेनर्स आए थे यहाँ पर। एक तो थे रिंचन, अनदर वन वाज शाहमीर, एंड थर्ड वन जो कि चेक थे। ये भी जो है सुहादेवा के टाइम पे ही कहाँ पर आए थे, कश्मीर में आए थे। दे वर ऑल्सो द फॉरेनर्स, दे ऑल्सो केम फ्रॉम द समवेयर अदर, राइट, प्लेस, राइट। वो कहीं और जगह से आए थे। जो ये कंसिडर किया जाता है कि जो चेक्स जो है ये ओरिजिनली कहाँ से आए थे, गिलगित से आए थे, ठीक है, गिलगित से आए थे। जो वहाँ पर एक टेरिटरी है जिसको बोलते हैं दर्द टेरिटरी। दर्द टेरिटरी में हुंजा एरिया जो है, जो गिलगित में है, वहाँ से चेक्स जो है वो कंसिडर किया जाता है कि वहाँ से एक्चुअल में ये माना जाता है कि चेक्स जो है ये असल में गिलगित दर्द टेरिटरी से आए थे, और आए उनके रीन में यहाँ पर आए थे
सुहादेवा के रीन में, और उन्होंने जाके यहाँ पर फिर रूल किया, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे किया। एंड उन्होंने इनके टाइम पे, मतलब चेक्स के टाइम पे, जो कि जब ये डायनेस्टी रूल कर रही थी, तब मुगल एम्परर्स जो थे, मुगल रूलर्स स्पेशली बाबर, हुमायूं जो थे, उन्होंने कश्मीर को एनेक्स करने के लिए बहुत कोशिश की, बट इन्होंने उनको कामयाब नहीं होने दिया। ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं कि चेक डायनेस्टी जो है ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ब्रेव रूलर्स भी थे इसमें। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग लोग भी थे। ठीक है, तो चलो अब गाजी चक के बारे में हम पढ़ते हैं। गाजी चक का ये माना जाता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। ठीक है, इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अब बहुत सारे एफर्ट्स ऐसे किए जिससे इन्होंने सोसाइटी में कुछ जो इवल्स प्रिवेल कर रहे थे वो ख़त्म किए। ठीक है, देखो जब हमने पढ़ा कि कहीं आगे पहले पहले लेक्चर्स में मैंने ये पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा कहीं पे टैक्स ज़्यादा था, कोई रूलर ऐसा आता था जो टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देता था लोगों पे, तो उससे भी जो है लोगों की कंडीशन जो है ख़राब हो जाती थी। राइट, जब उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता था, डजेंट मैटर किसी और रिलीजन के थे क्या थे। ठीक है, वो अलग बात है, बट टैक्स पे करना पड़ता था। और कहीं पे ये हमने देखा कि फोर्सफुली जो है कन्वर्जन्स हो रहे थे इनटू अनदर रिलीजन। राइट, तो वो मतलब इससे ये होता है कि बहुत सारी सोसाइटी में इवल्स प्रिवेल कर रहे थे, और कहीं ना कहीं रूलर जो है वो वीक पड़ता था, तो लोग आपस में लड़ पड़ते थे, रूलर्स अलग से लड़ पाते थे, नोबलमेंस अलग से लड़ पड़ते थे, तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कहाँ पर, कश्मीर में। ठीक है, तो ये सारे कुछ इससे जो है बहुत जो है कुछ कुछ ऐसे इवल्स आ जाते हैं सोसाइटी में, जो सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से गाजी चक ने जो है बहुत सारे, ये माने जाते हैं कि इसके रीन के दौरान इन्होंने हुकूमत बहुत अच्छी की है, और लोगों में जो है बहुत सोसाइटी में जो कहीं कहीं पे कोई गलत चीज़ हो रही होती थी वो बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है। ठीक है, और स्पेशली ये माना जाता है कि जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रह रही थी कश्मीर में, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स अल्लाह बचाए थे कश्मीर में, उससे ये हुआ था कि जो फाइनेंस था कश्मीर का, अपना जो ट्रेजर था वो खाली हो चुका था। तो इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे उठाए जिन्होंने इन्होंने ये किया कि रिहेबिलिट दे फाइनेंस। इन्होंने फाइनेंस को वापस से जो है रिहेबिलिट करने की बहुत सारे स्टेप्स उठाए। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपॉइंट किए गवर्नर्स जस्टिस मेंटेन करने के लिए कि हर एक को इंसाफ मिले। ठीक है, तो इस वजह से देखो इतने सारे स्टेप्स इन्होंने उठाए, तो इस वजह से ये कंसिडर किया जाता है कि गाजी चक जो है वो इंटेलिजेंट के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे, बिकॉज ही वॉज हैविंग सच काइंड ऑफ थिंकिंग कि सबको जस्टिस मिल जाए। ठीक है, और ये माना जाता है कि जो चेक डायनेस्टी थी ये एक्चुअल में शिया मुस्लिम्स थे। ठीक है, इन्होंने बट ये क्या था, इन्होंने ये नहीं किया था कि खुद ये शिया मुस्लिम थे तो ये सुन्नियों के साथ ज़बरदस्ती करते या बाकी रिलीजन्स के साथ ये करते, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रीडम रखी कि जिसको जिस रिलीजन पे बिलीफ है वो कर सकते हैं। मतलब एक सेक्युलर पर्सन भी थे। ठीक है, सेक्युलर पर्सन मीन्स वन हु रेस्पेक्ट्स द अदर रिलीजन्स ऑल्सो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं इंडिया जो है ये एक सेक्युलर कंट्री है। वाई वी आर सेइंग दिस, बिकॉज इन इंडिया Muslims, Hindus and all other religion peoples are living together, right? पीसफुली हम एक साथ रह रहे हैं, तो इस वजह से हम बोले इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है। और एक इंसान को हम सेक्युलर पर्सन कब बोलेंगे, जब वो अपने मज़हब के साथ साथ बाकी रिलीजन्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देते होंगे और इक्वली रेस्पेक्ट देते होंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक सेक्युलर पर्सन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो गाजी चक थे वो एक इंटेलिजेंट, एक ब्रेव रूलर होने के साथ साथ एक सेक्युलर पर्सन भी रहे, एक सेक्युलर रूलर भी रहे। ठीक है, उन्होंने अपने रीन में क्या किया, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस भी बनाया और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी भी बनाया। ठीक है, दिस पॉइंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी तक जो है रूलर्स का मतलब धीरे धीरे जो है रूलर्स जो है एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है आ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने विजिलेंस का डिपार्टमेंट रखा, एनर्जी, क्योंकि पहले ही मैंने बोला कि इनको जो है ये जस्टिस को बहुत ऊपर रख रहे थे कि सब उनको जस्टिस मिले। ठीक है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया था स्टेट में,
क्योंकि इनको ये डर था, क्योंकि पता ही था कि मुगल्स जो है वो कोशिश कर रहे थे कश्मीर को इन्वेड करने के लिए। तो मुगल्स के इन्वेजन से कश्मीर को, वैली को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट में बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रखा। ठीक है, इतना ठीक है। और इन्होंने इसके बाद एक और कानून भी बनाया था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी बंदा जो है कोई भी इल प्रैक्टिसेस करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके जो है लिम्स जो है वो काटे जाएंगे। ठीक है, मतलब देयर वॉज ए लॉ ऑफ कटिंग लिम्स ऑफ दोज हु वे फॉलोड इल प्रैक्टिसेस इनसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन। इल प्रैक्टिसेस मीन्स लाइक कोई रिश्वत लेता है, राइट, या कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में आता है वो दूसरों के साथ अच्छे बिहेवियर नहीं रखता है। तो अगर इनको कुछ भी किसी इंसान में ज़रा सा भी खामी नज़र आती तो ये क्या करते थे, ये उनके हाथ या पाँव जो है वो काट देते थे। ठीक है, इन्होंने इसी कानून के अंदर इन्होंने अपने ही बेटे जिसका नाम था हैदर खान, उसको इन्होंने फांसी दे दी। ठीक है, पता है इसकी क्या स्टोरी है? पहले मैं इस यहाँ पर ये बोलूँ कि इन्होंने अपने बेटे को क्यों फांसी दी थी। दिस इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, बट द थिंग इज़ कि हमें हिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से याद रहे, कहीं पे भी थोड़ा सा पॉइंट क्लिक हो जाए तो वो आपको याद आए। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि कहीं कहीं पे कि यहाँ पर ऐसी स्टोरी रही है। ये माना जाता है कि एक बार जो है ये ईदगाह जा रहे थे, चल रहे, तो अपने जो इसका बेटा था हैदर खान, उसका जो सबसे फेवरेट सर्वेंट जो थे वो उसके साथ चल रहा था। ठीक है, रूलर की मतलब गाजी चक जो है इसके साथ चल रहे थे। तो रास्ते में इन्होंने देखा कि इन्होंने पेड़ से जो है कुछ उतारा, मतलब बगे जिसके वो पेड़ थे, जो ओनर था उस बाग का, हम मानेंगे ऐसे कि इन्होंने सेब के बाग, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नॉट द एप्पल मैंशन, देयर इज नॉट एनी फ्रूट मैंशन, बट समवेयर इट इज़ लाइक कि इन्होंने ये कोई पर्टिकुलर फ्रूट नहीं मेंशन किया गया है हिस्ट्री में, बट ये है कि किसी जो ओनर था उस गार्डन का, उसके परमिशन के बगैर उन्होंने उससे फॉर एग्जांपल सेब उतारा। ठीक है, तो ये रूलर ने देख लिया, बट इनको वो बात अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने उसके जो है हाथ काट दिए। इस और वो क्या था, वो बहुत ही फेवरेट सर्वेंट था इसके बेटे का, जिसका नाम था हैदर खान। जो ये हैदर खान को पता चलता है कि इसके पापा ने ऐसा कर लिया, तो ये क्या करते हैं, ये अपने बाप से मिलने के लिए जो है मना करते हैं। ठीक है, ये अपने बाप से मिलने नहीं आते। तो इस गाजी चक जो है ये अपने ही भाई, मतलब उसके अंकल, ठीक है, अंकल को भेजते जाके आप उसको समझाओ। ठीक है, मतलब इसको मना के ले आओ। तो वहाँ पर इसके अंकल और जो इसके बेटे, मतलब जो इसका बेटा होता है हैदर खान, और उसके अंकल जो होते हैं यानी कि गाजी चक के भाई जो होते हैं, उनमें वो उनको समझा रहे थे, बट इनको गुस्सा होता है तो ये उनको गुस्से में क्या उसका मर्डर कर देते हैं, अपने अंकल का। ठीक है, तो उस वजह से इन्होंने ऑलरेडी कानून बनाया होता है, तो ये उसके उस लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक इसको तो अपने बेटे के भी अब उसके हाथ पाँव काटने से तो कुछ ना, क्योंकि उन्होंने मर्डर कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बेटे को जो है हैंग कर दिया। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये हिस्ट्री में मेंशन कि इन्होंने 8 दिन तक वो वैसे ही हैंगड थे, उनको नीचे नहीं उतारा गया। 8 दिन के बाद उनको रिवर में जो है फेंक दिया गया। समवेयर इट इज मेंशन दैट वाज अ जहलम रिवर, समवेयर इट इज लाइक उसके बाद उसको रिवर में फेंक दिया गया। तो उस वजह से मतलब अब आप खुद देख सकते हैं कि इसके सामने जो है ये इतने अच्छे इंसान भी थे कि इसका कानून सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं था, इसका कानून अपनों के लिए भी था, जो अपने ही बेटे को मतलब हैंग कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, ही वॉज अ वेरी बोलेंगे ना जैसे इक्वलिटी रख रहे थे। ठीक है, इतना इतना क्लियर हुआ। चलो अब थोड़ा सा रिकैप करती हूँ। गाजी चक जो है, पहले हम चक डायनेस्टी, ये मोस्टली शिया डायनेस्टी थी, शिया डायनेस्टी थी, जो कि कहाँ से माना जाता आए थे, गिलगित से। और किसके टाइम पे आए थे, सुहादेवा के टाइम पीरियड पे। और गाजी चक जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन माने जाते थे। इन्होंने जो है अपने ही मतलब एफर्ट्स लगा के इन्होंने सोसाइटी में से बहुत सारी जो बुरे काम थे वो ख़त्म किए। और इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा
कोशिश की फाइनेंस को फिर से रिहेबिलिट करने की, और इन्होंने गवर्नर्स भी अपॉइंट किए जो जस्टिस के लिए रखे उन्होंने, और खुद एक सेक्युलर इंसान भी थे, मतलब इन्होंने ये बाकी रिलीजन्स को जो है बहुत रेस्पेक्ट करते थे, और इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस एंड एनर्जी जो है अपने रीन में बना दिया, और लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन कर रखा ताकि मुगल्स इन्वेजन ना करें। और उन्होंने ही ये कानून बनाया था कि अगर कोई भी इल प्रैक्टिसेस करता हुआ पाया गया इन एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसके लिम्ब्स काट दिए जाएंगे। और इन्होंने ही अपने बेटे को, जिसका नाम हैदर खान था, उसको हैंग कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने अंकल का मर्डर कर दिया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है जो सेकंड रूलर आते हैं चेक डायनेस्टी के, वो कौन होते हैं? हुसैन शाह चेक, राइट। और हुसैन शाह चेक जो है, इनका रूल कहाँ से कहाँ तक होता है? 1563 टू 70 AD तक, ठीक है, 1563 टू 1570 AD तक ये रूल करते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, मतलब इसके अंदर जो क्वालिटीज़ थे लीडरशिप के फाइंड किए जाते थे, बहुत अच्छे लीडर रहे, बहुत अच्छे रूलर रहे, इन्होंने स्टेट को बहुत अच्छे से जो है आगे चलाया, ठीक है। और इन्होंने जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सिस्टम बनाया था एडमिनिस्ट्रेशन में कि हफ्ते के जैसे 7 दिन है, इन्होंने हर एक डे को जो है एक डिपार्टमेंट को रखा था। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक ए मंडे को ये फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट में विजिट करते थे, और उनके जो खुद उनका काम देखते थे, और वो उसको जब जो उनको प्रॉब्लम्स होती थी या जो उनको चाहिए होता था वो रूलर से डिस्कस करते थे। ये खुद फेस टू फेस उस डिपार्टमेंट में जाते थे। एक दिन इन्होंने रखा होता था जस्टिस के लिए, एक दिन रखा था लोगों के पास जाने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए। तो मतलब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया था अपना, ठीक है। पूरे वीक को इन्होंने रखा था कि हर एक डिपार्टमेंट को जो है ये एक हफ्ते में विजिट एक दिन तो करते थे, ठीक है, पूरा उसके बारे में जानते थे। बाय द टाइम हुसैन शाह असेंडेड द थ्रोन, इसके टाइम मतलब जब इनकी हुकूमत चल रही थी कश्मीर में, जब ये रूल कर रहे थे कश्मीर में, तब क्या हुआ था, उस टाइम पे शिया और सुन्नियों के दरमियान जो थोड़ी बहुत कड़वाहट होती थी वो बहुत हद तक कम हो गई थी, ठीक है। क्यों कम हो गई थी? क्योंकि इन्होंने जो है सुन्नी जूरिस्ट्स जो है उसको अपॉइंट किया था एज काजी सरनगर। उसका नाम क्या था? सईद हबीब। सैयद हबीब जो थे वो एक सुन्नी जूरिस्ट थे, मतलब जो कि जस्टिस प्रिवेल करने के लिए रखते हैं हम, ठीक है। तो वो एक सुन्नी पर्सन थे जिसको उन्होंने क्या बनाया था? श्रीनगर का काजी बनाया था, ठीक है। खुद तो ये शिया थे, तो इससे क्या हो गया कि जब उन्होंने सुन्नियों को अपॉइंट किया तो शिया और सुन्नियों में जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती गई, ठीक है, फ्रेंडशिप बनती गई। और इन्होंने क्या किया, ये हमेशा क्या करते थे, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट हॉस्पिटैलिटी शो करते थे टुवर्ड्स अकबर्स एनवॉय। और उनको जो है जब भी कोई मतलब एम्परर अकबर की तरफ से आते थे कश्मीर, उनको गिफ्ट्स दे के, इनको अच्छी अच्छी चीज़ें दे के वापस भेजते थे, ठीक है। मतलब इन्होंने एक बहुत ही अच्छा ये बनाया था कि कोई वार नहीं की उनके साथ, बट एक माइंड गेम खेल के उनको जो है वापस भेजते थे, बट इनको गिफ्ट्स दे के उनको खुश कर देते थे, उनको बहुत रेस्पेक्ट देते थे, बहुत इज्जत देते थे, जिससे वो खुश हो जाते थे और वो फिर से वापस जाते थे, वो कश्मीर को इन्वेड नहीं करने की, वो कोई जंग नहीं लड़ते थे, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो सेकंड रूलर कौन थे? हुसैन शाह चेक। और उन्होंने रूल कहाँ से कहाँ तक किया? 1563 टू 1570 AD। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, ये बहुत अच्छे लीडर रहे थे। और इससे सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या थी कि उन्होंने हफ्ते के 7 दिन जो थे, हर एक पर्टिकुलर डे जो था एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रखा था, वहाँ पर जाके उनका सुनते थे, वो इसको सुनाते थे, जो भी होता था उनका काम फेस टू फेस उनसे उनके साथ रहते थे, ठीक है। और इसके टाइम पे शिया और सुन्नियों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, कड़वाहट बहुत कम हो गई थी, क्योंकि इन्होंने जो है सुन्नी जूरिस्ट अपॉइंट किया था जिसका नाम था सईद हबीब, क्या, काजी, एज काजी सरनगर, राइट। और ये क्या करते थे, जो भी अकबर के एम्परर अकबर के तरफ से कोई भी कश्मीर को इन्वेड करने के लिए आता था या ऐसे ही घूमने के लिए आता था, उनको बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स या ऑनर्स दे के उनको वापस भेजा था, कोई वॉर शर नहीं होती थी। और इस वजह से जो है इन्होंने जो है मुगल इन्वेजन जो है वो भी रोका कश्मीर में अपने रेन के दौरान। अब हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो है, इसके बाद कौन आते हैं? अली शाह चेक, ठीक है। अली शाह चेक जो है
ये रूल कहाँ से कहाँ तक करते हैं, 1570 टू 1578 एडी तक, ठीक है। ये बहुत ही काइंड रूलर होते हैं। और ये बोला जाता है कि मतलब ये इवन उसको भी माफ़ कर देते थे जो इसके खिलाफ खड़े होते थे, ठीक है। अगर कोई इसके खिलाफ जंग करता था ना, ये बाद में उसको भी माफ़ करते थे। इतने नरम तबीयत के इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे ये, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जो अभी तक जो प्रैक्टिस चल रही थी कि अगर कोई गलती करता था तो उसके लिम्स काटे जाते थे, तो ये वाला जो है इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। ये वाला कानून इन्होंने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। इन्होंने इससे इसके रीन में वो वाला कानून आगे नहीं चला था, ठीक है। ये बहुत ही लिबरल पर्सन थे और ये कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी फ़र्क नहीं करते थे किन में, शिया और सुन्नियों के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं करते थे। बट ये होता है कि ये एक गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे। ही वॉज अ फाउंड ऑफ प्लेइंग गेम जिसका नाम था पोलो, ठीक है। बट एक दिन क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग 1579 ड्यूरिंग द गेम ये बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और ये अपने पैलेस वापस आते हैं और इनको अपनी जगह रियलाइज़ होता है, क्योंकि होता है बंदे को कि अगर वो ज़्यादा बीमार होता है, चलो शायद मेरा ये लास्ट टाइम चल रहा है, तो इसको ऐसा ही फील हुआ कि मेरा जो है अब एंड जो है वो नज़दीक है मेरी लाइफ का। तो इन्होंने अपने ही जो इसका बड़ा बेटा था जिसका नाम था यूसुफ शाह चक, उसको इन्होंने जो है कश्मीर का रूलर बनाया, ठीक है। ही क्राउन्ड हिज एल्डर सन यूसुफ शाह चक, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो थर्ड रूलर कौन रहे अब चक डायनेस्टी के, वो थे अली शाह चक, जिन्होंने 1570 टू 1578 एडी तक रूल किया। ये बहुत ही काइंड इंसान थे। ये इवन इतने नरम तबीयत के इंसान थे, इसमें इतनी ज़्यादा इंसानियत थी कि अगर कोई इसके खिलाफ जंग करता तो ये बाद में उससे भी माफ़ कर देते थे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ही डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ ब्लेंडिंग एंड कटिंग ऑफ लिम्स, ठीक है। इन्होंने जो अभी तक जो कानून चल रहा था कि अगर कोई भी इल प्रैक्टिसेस में पाया जाता उसके हाथ पांव काटे जाते थे, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही लिबरल इंसान थे। ये कोई फ़र्क नहीं करते थे बिटवीन शिया और सुन्नियों के दरमियान, ठीक है। और इनको एक गेम जो है इस बहुत पसंद करते थे जिसका नाम था पोलो। एक दिन ये पोलो खेलते खेलते बहुत ही इंजर्ड हो गए। या अपने पैलेस में अगर उनको लगा कि मेरा एंड नियर है, तो इन्होंने अपने ही जो बड़े बेटे हैं जिसका नाम यूसुफ शाह चक था, उसको जो है कश्मीर का रूलर बना दिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब जो है उसके बाद अब कौन रूल कर रहे हैं, यूसुफ शाह चक, ठीक है। यूसुफ शाह चक ने जब थ्रोन असेंड किया तब कौन किस टाइम पे किया, 1579 एडी में किया, जो अल्टीमेटली एंड हो गया था कब, 1580 में। मतलब इन्होंने नॉर्मली हम बोलेंगे 1-1.5 साल तक पहले हुकूमत की थी, ठीक है। मतलब रूल किया था इन्होंने 1-1.5 साल तक, नॉर्मली हम मानेंगे 1 साल तक किया था। ये क्या था, ये एक रोमांटिक फिगर रहे हैं। इन्होंने शादी की कश्मीर की बहुत ही अच्छी पोइटिस के साथ जिसका नाम था हब्बा खातून, ठीक है। जिसको और किन नामों से जाना जाता है, पॉपुलर नाम उसको क्या थे, जून भी बोलते थे या जूनी भी बोलते थे, ठीक है। वो एक कश्मीरी पोइट थी जिसका नाम हब्बा खातून था। उसके साथ इन्होंने शादी की। किसने शादी की, यूसुफ शाह चक ने, ठीक है। बट जो ये यूसुफ शाह चक थे, इसका नेचर जो था वो लक्शीरियस था। मतलब ये आराम पसंद इंसान थे, ये इंजॉय करते थे। और इन्होंने उसी इंजॉयमेंट में क्या किया, इन्होंने गुलमर्ग और सोनमर्ग को क्या बनाया, हॉलीडे रिजॉर्ट्स, ठीक है। किसने बनाया, यूसुफ शाह चक ने, ठीक है। उसी लग्जरी नेचर की वजह से ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, क्योंकि ये खुद अपनी मस्ती में थे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, उसको कैसे बेहतर बनाना है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे मैं अपना रूल जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक कर पाऊँ। वो तभी कर सकता है इंसान जब खुद एक रूलर जो है एक स्ट्रॉन्ग रूलर हो। इसको वो सब ध्यान नहीं था, ही वॉज जस्ट इन हिज ओन एन्जॉयमेंट। और उससे क्या हुआ, इसकी जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने खुद ही अब इसने अबॉलिश कर दिया, बहुत सारे टैक्सेस जो है वो ख़त्म कर दी। बेगार सिस्टम जो था या जजिया जो एक टैक्स दिया जाता था वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। फिर जो इसके ही खुद के ही मिनिस्टर्स थे कुछ, जिनमें एक था हैदर चक,
मोहम्मद बट थे जिन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया। क्योंकि जब देखो कुछ मिनिस्टर्स या नोबल पर्सन्स इसलिए होते होते हैं रूलर के कोर्ट में कि वो उसको सजेशंस दें, वो उसको बताए कि वहाँ पर ये काम कर लें, यहाँ पर ये काम करेंगे, ठीक है ना। इट्स फ्रॉम द वेरी पास्ट राइट, कि रूलर को जो है वो सजेस्ट करते हैं कि ये करेंगे वो। अब जब रूलर ही खुद अपने एंजॉयमेंट में है तो मिनिस्टर्स तो बोलेंगे ना हम किस लिए हैं, ठीक है ना। मतलब उन्होंने ये किया कि वो इसके खिलाफ ही हो गए, कि इसके खिलाफ ये किया। और उन्होंने क्या किया, वो अकबर को विजिट किया, मतलब एम्परर अकबर जो थे उनको विजिट किया आगरा में, और उसको बोला कि आप आके जो है यहाँ पर जो है थ्रोन ऑफ कश्मीर पे जो है कश्मीर को इन्वेड कर लो और कश्मीर पे आप हुकूमत कर लो, ठीक है। इसके अपने ही मिनिस्टर्स इसके खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ हो गए? यूसुफ शाह चक के खिलाफ। क्यों खिलाफ हो गए? क्योंकि एक रोमांटिक फिगर थे, बड़े ही लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, इनको कोई परवाह नहीं थी स्टेट कश्मीर का क्या हाल हो रहा है, कौन किधर जा रहा है, ठीक है। उस वजह से जब इसके अपने ही लीडर्स जो है इसके खिलाफ हो गए तो इसका रूल जो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। कब? सिर्फ 1 साल तक ही ये पहले रूलर रहे। फिर इसका जो है सेकंड रीन आता है। दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि एक डायनेस्टी में, मतलब चक डायनेस्टी में, दिस इज़ द ओनली सिंगल रूलर यूसुफ शाह चक हु रीन सेकंड टाइम आल्सो, ठीक है। जो ही इसका सेकंड रीन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 1580 टू 1586 एडी में। इसके सेकंड रीन में ये होता है कि ये जो है ना, मतलब यूसुफ शाह चक, ये बाद में बहुत ही सीरियस बन जाते हैं अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन में। ये बहुत सीरियस हो जाते हैं ये क्योंकि अब इसको तो पता चल गया होता है कि मतलब क्या होता है कि जब अपने ही मिनिस्टर्स या अपने ही लोग खिलाफ हो जाए तो एक धक्का सा लग गया होता है इसको। तो अब जो है बड़ा ही सीरियसली ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते हैं। और इसके सेकंड रीन में ये क्या करते हैं, ये मोहम्मद बट को अपना चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अपने सेकंड रीन में ये बहुत ही केयरफुल होते हैं अपने ही मतलब स्टेट के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, और बहुत ही अच्छे अच्छे इंसानों से ये हेल्प लेते हैं, लाइक हैदर शाह होते हैं, हबीब शाह या यूसुफ खान, उनकी हेल्प से जो है ये बहुत ही अच्छी हुकूमत कर लेते हैं, ठीक है। और देखो ये जब ये पहले 1580 में जब इससे जब इसके मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स इसके खिलाफ हो जाते हैं, बट ये खुद क्या करते हैं, जब इसको डिथ्रोन हो जाता है तो ये अकबर से मिलने खुद भी जाते हैं, उनसे जो है हेल्प मांगते हैं कि इसको जो है फिर से जो है कश्मीर को इन्वेड करने में इसकी हेल्प करें। तो एम्परर अकबर क्या करते हैं, वो इसको बहुत सारी आर्मी देते हैं कि जाकर आप जो है उसको हेल्प करते हैं कि ये फिर से जो है कश्मीर पे रूल करे, ठीक है। देखो यहाँ पर हम ये सोचेंगे कि अगर अकबर जो उस टाइम चाहते तो वो कश्मीर को इन्वेड कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि इसके अपने मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर जो है उसके साथ, मतलब इसके अपोजिशन में थे, तो वो जा सकते। बट उस टाइम क्या हुआ, इवन बीइंग ए शिया बट सुन्नी यूनिटी जो है, उस टाइम कुछ मिनिस्टर्स ऐसे थे इसके कोर्ट में जो कि सुन्नी थे। तो उन्होंने जो है उन मिनिस्टर्स के खिलाफ उन्होंने यूनिटी दिखाई सुन्नियों ने, उन्होंने बोला नहीं हमारे लिए रूलर बेस्ट यही है, जबकि इसके अपने मिनिस्टर्स कुछ जो है जो खिलाफ हो गए थे। तो अकबर को लगा कि नहीं, उनको लगा होगा उस टाइम कि नहीं, मैं तो ऐसे कामयाब नहीं होऊंगा कि अगर मैं खुद ही फिर से कोशिश, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कोशिश कर चुके थे बट वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे इसको कश्मीर में खुद का रूल करने में। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी वहाँ से जो है एक गेम जैसी खेली, इनको ही हेल्प किया कि चलो ठीक है, अब आपको हम फिर से जो है, मैं आपको हेल्प करता हूँ कि आप फिर से कश्मीर पे रूल कर सकते हैं। उससे क्या हुआ होगा, उससे ये हो गया कि जो यूसुफ शाह चक थे ये हमेशा क्या रहे होंगे, थैंकफुल रहे होंगे ना टुवर्ड्स मुगल एम्परर अकबर को, कि इन्होंने मुझे फिर से जो है कश्मीर जो है वापस दिला दी। तो वाट एवर द अकबर वॉज विशिंग टू डू, वो यूसुफ शाह चक आराम से कर रहे होंगे, है ना। मतलब इट्स बाय कॉमन सेंस वी कैन गेस कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा उन्होंने उस टाइम सोचा होगा। और उन्होंने इसके बाद क्या किया, जब ये वापस थ्रोन पे आ गए, इन्होंने एक कोड भी बनाया, जहाँ जो एक बहुत ही बड़ा कोड बनाया जो कि किसके लिए था, जस्टिस के लिए। और इन्होंने ट्राई टू होल्ड ऑन टू द थ्रोन ऑफ द कश्मीर, इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये कश्मीर पे जो है अच्छे से रूल कर पाए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके बाद जो है
इन्होंने बहुत बार जब भी मतलब मुग़ल एम्परर जो है वो कोशिश करते थे कश्मीर को इन्वेड करने की, इन्होंने भी मतलब स्ट्रेटजिकली जो है उनसे डायलॉग्स के ज़रिए उनसे बात करते थे। बट अब क्या हुआ, अकबर ने उनको, फिर क्या हो जाता है स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। अकबर से ये बात करने के लिए उनसे मिलने जाते हैं दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जाना होता है, इसको बुलाया जाता है कि बात करनी है। ही इज़ कॉल्ड टू दिल्ली फॉर टॉक्स बाय अकबर। अकबर इनको बुलाते हैं दिल्ली के बाद कुछ बात करनी है। बट दिल्ली पहुंचने से पहले इसको आधे ही रास्ते जो है किडनैप किया जाता है बिहार में ही, जहाँ पर इसकी फिर डेथ होती है कब, 1592 एडी में, ठीक है। मतलब अब देखो कि मतलब ये इतने स्ट्रांग तो थे कि मतलब मुगल्स को जो है या अकबर को जो है उसको ट्रिक खेलनी पड़ी कि इनको डिफीट कर सकते, उसके बाद जो है वो खुद रूल कर सकते थे। जो मुगल्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे कश्मीर को, कश्मीर के थ्रोन को जो है देखो इवन उसको इम्प्रिजन करने के बाद भी बिहार में किसको, यूसुफ शाह चक को, फिर भी जो है मुगल सक्सेसफुल नहीं हो गए कश्मीर में जो है अपनी हुकूमत उसी टाइम अब्रप्टली लाने में। और उसके वो उनको जो बाकी रूलर जो थे, बाकी जो लोग थे, मिनिस्टर्स थे, जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर्स रहे थे, वो लड़ रहे थे मुगल से, उनको वापस भेज दिया, ठीक है। यहाँ से जो थे याकूब शाह चक जो थे, जो किसके बेटे थे, यूसुफ शाह चक के, उसने खुद को जो है डिक्लेयर किया रूलर ऑफ कश्मीर। बट वो क्या थे, वो किस डर में थे, उसको बहुत ज़्यादा डर था मुगल्स का कि मुगल्स उसको किसी न किसी टाइम पे जो है डिथ्रोन कर देंगे। अब इसमें क्या हो गया, उसकी वो बहुत ही एरोगेंट था, उसका जो बिहेवियर था टुवर्ड्स अपने ही मिनिस्टर्स के, वो बहुत ही मतलब वो एटीट्यूड वाला था, बहुत ही एरोगेंट था। वो उनको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते थे, उनको बहुत कम उनकी तरफ मतलब वैसी रेस्पेक्ट शो नहीं करते थे कि जो उनका, दे वर कॉल्ड द नोबल्स, मीन्स उनके अंदर बहुत कुछ क्वालिटीज़ होगी तो दे डिजर्व वेरी रेस्पेक्ट, राइट। बट ये उनको रेस्पेक्ट नहीं करते थे, और उसके उस एटीट्यूड की वजह से ये अपने लोगों की तरफ भी जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल रहे, बहुत ही ज़्यादा जालिम रहे, और इसको बिल्कुल भी किसी पे रहम नहीं आता था, ठीक है। किसको, याकूब शाह चक को। और इस वजह से उस टाइम पे मतलब इतना कुछ देखने के बाद कि यूसुफ शाह चक ने भी अपने ही मस्ती में जो है पहले कश्मीर में स्टेट को अच्छे से नहीं संभाला, फिर से आ गए, उसके बाद वहाँ से मुगल से भी लड़ना, और यहाँ से अब याकूब शाह चक का ये भी ऐसा रूलर आ जाना जो कि बहुत एरोगेंट है और बहुत ही मतलब उस क्रूअल है। तो लोगों में जो है अब इतना कुछ देखने के बाद उनमें वो टॉलरेंस नहीं रही, बर्दाश्त नहीं रही कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सप्रेशन जो है बर्दाश्त कर पाए। तो लोग जो है इसके खिलाफ हो गए, ठीक है। तो उसके बाद जो ये लोग थे, ये खुद किसके पास इन्होंने अप्रोच किसको किया, अकबर को। और इनको कौन लीड कर रहा था, मतलब हेड कौन था, शेख याकूब सरफी, ठीक है। शेख याकूब सरफी जो थे, इन्होंने इनको, जो एक नोटेड स्कॉलर थे, और भी कुछ अच्छे अच्छे जो प्रोमिनेंट पर्सन्स थे, उन्होंने जो है वो जाके अकबर के पास गए और उसको बोला कि आप और ज़्यादा देर मत करो, आप अब जो है कश्मीर को जो है एनेक्स कर दो, ठीक है। और इसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पर क्या किया, इन्होंने अकबर से, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये खुद इतने स्कॉलर्स थे, फिर भी ये जाके एक मुगल्स को क्यों बोले कि आके हम पे हुकूमत कर लो, ऐसे ही डायरेक्टली नहीं। इन्होंने अपने भी कुछ उनसे मतलब कंडीशंस रखी। इन्होंने अकबर को बोला कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ हमारी जो है डिमांड्स है जो आपको पूरी रखनी पड़ेगी, कुछ शर्तें हैं हमारी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो शर्तें क्या थी, उनमें सबसे पहला ये था, द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन देयर रिलीजन अफेयर्स एंड ग्रांट फुल फ्रीडम ऑफ वर्शिप। देखो ये लोगों को हर रूलर के टाइम तब तक देखना पड़ रहा था कि कोई रूलर आता था वो उनको फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा था, कोई आ रहा था वो बोल रहा था कि वो अपने रिलीजन के लोगों के साथ अच्छा रह रहा था, बाकियों के पे वो बहुत ही क्रूअल रहते थे। तो ये उन्होंने पहले ही प्रॉमिस ले लिया एम्परर अकबर से
कि जो भी जब आप कश्मीर को एनेक्स करोगे, उसके बाद जब आपकी गवर्नमेंट आएगी कश्मीर में, तो वो हमारे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। और जिसको जिस रिलीजन में पसंद होगा रहना, जिसको जिस रिलीजन पे भरोसा होगा, उसको वो रिलीजन जो है इख्तियार करने के लिए आप परमिशन दोगे। बोला ठीक है। और इनको दूसरी डिमांड क्या थी? दे वुड बी अलाउड टू कैरी ऑन दियर ट्रेड एंड कॉमर्स। जो भी कोई अपना बिजनेस हम कर रहे हैं, जो भी कोई अपनी तिजारत कर रहे हैं, उसको वो करने दिया जाएगा, गवर्नमेंट उसमें भी इंटरफेयर नहीं करेगा। दैट वाज आल्सो कॉल्ड ओके। और दे वुड नाइदर बी मेड स्लेव्स नॉर रिक्वायर टू डू बेगार। ये बोला था कि एक तो जो है हमें कभी भी आप जो है गुलाम नहीं बनाओगे, ठीक है, हम पे कभी ज़बरदस्ती नहीं करोगे, हमें गुलाम बना के नहीं रखोगे। और हमें बेगार जो है, बेगार वी कैन से वन ऑफ द वी कैन से बेगार मीन्स फोर्स्ड लेबर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर काम कराया जाता है बट उसमें जो है उस काम के लिए पे होता है वो बराबर नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बेगार सिस्टम बोलते हैं। तो ये बोल कि ना ही हमारे हमारे पे आप कभी बेगार सिस्टम जो है वो कर लोगे। बोला ठीक है। और जो द नोबल्स विद अ ब्लैक रिकॉर्ड वुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। फोर्थ वन वॉज कि जो भी नोबल, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनस अभी तक जो रहे थे कश्मीर में, अगर वो अगर उनका कोई भी ब्लैक रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी भी अपने टाइम में वो अच्छे से नहीं रहे हैं, या उन्होंने लोगों पे किसी भी तरीके से जुल्म किया है, तो वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस पर भी बोला गया ओके। He tried to resist the Mughal army but was defeated by the army under Qasim Khan and Haripura Shupian, ठीक है। ये फिर पहले ये 4 डिमांड्स रखी, तो अकबर ने बोला ओके ठीक है, आई विल एक्सेप्ट ऑल दीज डिमांड्स, ठीक है, ये सारी डिमांड्स एक्सेप्ट होगी। उसके बाद जो है मुगल आर्मी जो है वो भेजी गई कहाँ पर? कश्मीर में। उस टाइम कौन थे रूलर यहाँ पर? याकूब शाह चक। वो जो है उन्होंने बहुत हद तक कोशिश की, बहुत हद तक रेजिस्ट किया कि नहीं, मुगल आर्मी जो है उसको डिफीट ना कर पाए, बट उन्होंने उसको हराया कहाँ पर? हरिपुरा शोपियन में, ठीक है, शोपियन मीन्स इन साउथ कश्मीर में उसको हराया। और मुगल आर्मी का तब हेड कौन था? उसका नाम था कासिम खान, ठीक है। कासिम खान के अराउंड अंडर जो है मुगल आर्मी ने डिफीट किया किसको? याकूब शाह चक को। कहाँ पे किया? हरिपुरा शोपियन में, ठीक है। और इसके बाद जो है मुगल रूल जो है वो एस्टेब्लिश होता है कश्मीर में, कहाँ से? 1586 AD से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे जो हमें किसके बारे में पढ़ना है? मुगल रूलर्स के बारे में, ठीक है। तो पहले जो है इसको थोड़ा सा फिर से रिकैप करती हूँ। देखो, हमने पढ़ा कि जो यूसुफ शाह चक थे, उनका जो है उनका कैसा, वो एक लग्जरियस पर्सन थे, वो एक क्या बोलते हैं, थोड़ा मतलब अपनी ही दुनिया में घूम रहते थे, जिसकी वजह से उसके हाथों से जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चली गई पहले, और वो फिर सेकंड टाइम आ गई किसकी मदद से? एम्परर अकबर ने ही अपनी आर्मी भेज के उसको फिर से कश्मीर पे रूल करने के लिए मतलब लाया। और उसके बाद जो है उसको स्ट्रेटजिकली जो है उसको वहाँ से डिथ्रोन भी कराया, क्योंकि उन्होंने उसको दिल्ली बुलाया बात करने के लिए, तो बिहार में ही उसको इम्प्रिजन कर दिया, जहाँ पर इसकी डेथ होती है 1592 में। उसके बाद इसका बेटा जो है याकूब शाह चक, वो थ्रोन पे बैठते हैं, क्योंकि मुगल्स इसके बाद भी, ये सब करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होते कश्मीर पे हुकूमत करने के लिए। फिर याकूब शाह चक जो है खुद को रूलर डिक्लेयर करते हैं, बट उसका जो है वो बहुत ही एरोगेंट होते, बहुत ही एटीट्यूड वाले पर्सन होते। वो अपने ही नोबल्स को कोई रेस्पेक्ट नहीं करते, अपने ही लोगों को कोई इज्जत नहीं देते, जिसकी वजह से उसको जो है अपने ही लोग उसके खिलाफ हो जाते। वो जाके अकबर से मिल जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप आके जो है अब कश्मीर पे जो है आप कश्मीर पे खुद हुकूमत करें। और जो वो लोग वहाँ जाते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो उनको हेड कर रहा होता है, उसका नाम क्या होता है? शेख याकूब सरफी, ठीक है, जो कि एक स्कॉलर होते हैं। और बहुत सारे जो है और अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जाती है और अकबर के पास, और उसको जो है वहाँ पर कुछ जो है कंडीशंस रखते हैं
जो 4 कंडीशन हो, जिसमें पहला ये होता है कि गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं करेगा हम रिलीजन में, और ना ही लोगों को ज़बरदस्ती करेगा रिलीजन के बारे में। और उसके बाद दूसरा ये होता है कि हम जो भी बिज़नेस करना चाहेंगे वो हम कर सकते, गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। और तीसरा ये होता है कि हमें आप गुलाम बना के नहीं रखोगे, हमें बेकार सिस्टम पे हम पे नहीं करोगे, ठीक है, वो भी माना जाता है। और फोर्थ वन इज़ कि जो नोबल इज़, जिनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, जिन्होंने कोई भी गलत काम किया हो, वो आगे कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं करेंगे। तो ये चारों कंडीशन जो है उनकी मानी जाती है। उसके बाद मुग़ल आर्मी, जिनको कौन हेड कर रहा होता है, कासिम खान, वो आके जो है याकूब शाह चक की आर्मी को हराते हैं, कहाँ पर, हरिपुरा शोपियन में, ठीक है। और उसके बाद जो है मुग़ल रूल जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है, कहाँ पर, कश्मीर में, कब से, 1586 AD में, ठीक है। तो नाउ इसके आगे जो है, जो भी हमें आगे जो है, अब हमें मुग़ल रूल के बारे में पढ़ना है इंशाल्लाह, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप वो जो है कमेंट सेक्शन में बोल दें। और जो लास्ट लेक्चर में मैंने शामी डायनेस्टी का पार्ट 2 किया था, उसके बारे में एक पॉइंट्स मैंने देखे कमेंट सेक्शन में। मैंने ये बोला कि ज़ैनुल आबदीन जो है, उन्होंने जो है 2 आइलैंड्स बनाए डल लेक में, वन इज़ सोनालंक एंड वो सब जो 2 आइलैंड्स के बारे में मैंने, रूपालंक एंड सोनालंक के बारे में, ठीक है। बट देखो क्या हो गया था कि ज़ैनुल आबदीन ने उस टाइम क्या किया, उस टाइम वो आइलैंड्स पहले थे नहीं, जगहें तो होती है ना, मतलब उधर था वो, फिर किसी किसी का ध्यान जाता है कि हाँ ये वाली जगह जो है यहाँ पर हम कुछ बना सकते हैं, दिस इज सम क्रिएटिव प्लेस, राइट। तो ज़ैनुल आबदीन जो थे, उन्होंने तब जो है डल लेक में जो बोट वाले होते थे, जो बोट चलाते थे, उनको जब भी वो कोई अल्लाह बचे बारिश होती थी, या उनको कोई भी कभी तूफान आ जाता था या कुछ भी हो, तो उनके लिए उसने बनाया था वो जो रूपालंक एंड सोनालंक जो है, वो 2 जगह हैं, वो 2 आइलैंड्स चूज़ की थी। बोला था यहाँ पर जो है बोट मेन्स जो है अपने डिस्ट्रेस के टाइम वहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कि वो चूज़, वो जगह जो है वो किसने की, ज़ैनुल आबदीन ने। और उसके बाद जो है वो आगे अब मैं लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी आपको, आपको ये पता है कि उसके बाद बहुत ही कोई मतलब वो जो बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाई जाती है उनके आराम के लिए, बोट्समैन के आराम के लिए, वो तबाह हो जाती है, उनके वो डिस्ट्रक्शन बहुत हो जाती है उनकी, ड्यू टू नेचुरल कंडीशंस आल्सो, एंड ये वॉर वगैरह जो होते थे इसकी वजह से भी। फिर आके मुगल्स ने वहाँ पर जो है, क्योंकि मुगल्स जो है वो जहाँ कहीं भी गए वहाँ पर उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गार्डन्स जो है मोस्टली बनाए हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाई, बट स्पेशली गार्डन्स जो है बहुत ज़्यादा बनाए। तो उन्होंने जो है वहाँ पर फिर जो है अच्छे से जो पार्क्स बनाए, उनको बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया। तो तब हम वो आगे हम पढ़ेंगे मुगल रूल में। तो फिर हम बोलते हैं कि उन्होंने जो है फाउंड किया वो आइलैंड्स को, किन्होंने, मुगल्स को। बट एक्चुअली जो है वहाँ पर मैं ये बोलना चाहती थी कि द वेरी फर्स्ट पर्सन who choose the places, who choose those very places for the boatsmen for their rest time, we can say for their resting time, that was the Zainul Abidin, ठीक है। तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूजन ना हो, Zainul Abidin was the first person who chooses those 2 places, सोनालंक एंड रूपालंक। बट आगे हम फिर वो जहाँ पर उस टाइम जो बिल्डिंग्स बनाए जाते वो बाद में तबाह हो जाते, उसके बाद उनको रिकॉन्स्ट्रक्ट जो है, रिनोवेट जो है बहुत अच्छे से जो है, मुगल्स जो है, मुगल रूलर्स जो है वो वहाँ पर अच्छे से उन आइलैंड्स को जो है रिनोवेट करते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ। बाकी जो भी क्वेश्चंस थे कि सुहादेवा के टाइम कौन कौन फॉरेनर्स आए थे, वन वाज शाहमीर एंड अनदर वाज रिंचन, ठीक है। और नाउ द थर्ड फॉरेनर्स कौन थे, अब चेक डायनेस्टी का भी ये माना जाता है कि उन्होंने भी, लंकर चेक चेक नाम था उनका, जो कि एक फॉरेनर थे चेक डायनेस्टी के, जो जो कब आए थे, सुहादेवा के टाइम पे ही यहाँ पर आए थे। और लास्ट में जितने भी 3 फॉरेनर्स सुहादेवा के टाइम पे यहाँ पर आए थे, और तीनों ने जो है अब एक ना एक टाइम पे कश्मीर पे जो है रूल कर दिया, ठीक है।
all of these three foreigners became the at some time rulers of the Kashmir, right? I hope इतना clear हुआ है, ठीक है? आगे कोई भी confusion हो, do let me know in the comment section below. इसके बगैर अगर आपको ये lecture series जो है समझ में आ रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट तो ज़रूर करें, ठीक है? तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली. May Allah bless you. Stay blessed.